हाय फ्रेंड्स, तो इस लेक्चर में हम लोग हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे होंगे लैपलास इक्वेशन का, जो कि लैपलास इक्वेशन इन 2D भी बोलते हैं हम लोग, 2 डायमेंशनल। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है और लैपलास इक्वेशन बहुत ही आसान है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। ठीक है, तो अभी एक लंबा सा क्वेश्चन देख के आप लोग बिल्कुल घबराना मत, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही मज़े से कर लेंगे। पहला लेक्चर समझ में आ गया है तो इससे आसान क्वेश्चन कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, तो क्वेश्चन को ऐसे लंबा देख के जज मत करना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बस डराने के लिए ऐसा लंबा बना देते हैं क्वेश्चन को, लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है उतना कुछ खास। ठीक है, बहुत जल्दी सॉल्व कर रहेंगे इसको हम लोग। ठीक है, तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन। अ रेक्टेंगुलर प्लेट विथ इंसुलेटेड सरफेस इज 8 सेंटीमीटर। मतलब एक रेक्टेंगुलर प्लेट है जिसका सरफेस इंसुलेटेड है, मतलब अंदर हीट नहीं जा सकता। ठीक है, तो उस प्लेट में हीट पास नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पे इंसुलेटेड प्लेट है। इन सब लाइन का उतना कुछ मतलब नहीं है क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ, लेकिन बस थोड़ा सा कहानी बनाने के लिए ये लोग प्रॉब्लम्स में ऐसे लाइन का यूज़ करते हैं। इंसुलेटेड है, ये है, वो है, इन्फिनिटी है, लेंथ है, बहुत कुछ। बस हमें पॉइंट निकालना है, मतलब ये पॉइंट काम का है तो इनफाइनाइट पॉइंट ये चीज़ यूज़ करेंगे। फिर टेम्परेचर हमारा ये y इक्वल टू 0 पे, मतलब ऐसे वैल्यूज़ को वर्ड प्रॉब्लम में से निकाला जाता है बेसिकली, लंबा वर्ड प्रॉब्लम। इसलिए इसको वर्ड प्रॉब्लम क्या होता है ना, वर्ड प्रॉब्लम ऐसा नहीं कि इसका हर लाइन कहीं ना कहीं सॉल्यूशन में आ रहा हो, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। बस ये छोटी छोटी वैल्यूज़ हमें वर्ड प्रॉब्लम से पता लगानी होती है कि हाँ, इन सब चीज़ों को यूज़ करना है क्वेश्चन के अंदर। तो बस, तो हम बात करते हैं हमारे आगे क्वेश्चन की। तो एंड सो लॉन्ग कंपेयर टू इट्स विथ डैट इज मे बी कंसिडर इनफाइनाइट इथ लेंथ विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एन एप्रिसिएबल एरर। ठीक है, तो हमें यहाँ पे हमारा 8 सेंटीमीटर वाइड दे रखा है और हमें कह रहा है इनफाइनाइट तक जाएगा हमारा वाई। ठीक है, तो हम डायग्राम बनाते हैं, फिर बाकी का क्वेश्चन पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो अब ये 2D है तो हमें डायग्राम एक्स एंड वाई में बनाना होगा। तो ये हो गया मेरा वाई एक्सिस, ये हो गया मेरा एक्स एक्सिस। अब यहाँ पे कह रहा है मेरा डायग्राम, ये लाइन थोड़ा सा उल्टा बन गया तो इसको मैं सीधा कर देता हूँ। तो ये हो गया हमारा। अब ये कह रहा है कि जो एक्स है मतलब वाइड है, जो 8 सेंटीमीटर वाइड है, तो एक्स एक्सिस में 8 सेंटीमीटर वाइड है। इस पॉइंट को मैंने ए नाम दे दिया और यहाँ पे बी पे मान लेते हैं कि 8 सेंटीमीटर कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद इसको हम 2D है ना, तो इसको हम इस तरह से बनाएंगे और ये हमारा इंसुलेटेड है। ये 8 सेंटीमीटर का हो गया और ये हमारा पॉइंट होगा 0 का, ये x इक्वल टू 0 का पॉइंट हो गया और ये हो गया x इक्वल टू 8 का। तो ये लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, ये लाइन को हम लोग बोलेंगे x इक्वल टू 8। ठीक है, और इसको बोलेंगे x इक्वल टू 0। ओके, और ये जो ऊपर वाला पार्ट है वो हमारा जा रहा है इन्फिनिटी तक। क्वेश्चन में हमें ये दिया हुआ है, तो इसमें क्या है, जो y वाला पार्ट है वो इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो हम बोल सकते हैं x कॉमा वाई होता है ना, तो ये इन्फिनिटी तक है, तो ये इक्वल टू क्या हो गया हमारा 0 हो गया। तो इसको हम ऐसे ऐसे हम y इन्फिनिटी ऐसे डिनोट कर सकते हैं कि ये जो रेक्टेंगल, मतलब ये जो रेक्टेंगुलर डायग्राम बना है उसमें y एक्सिस बिल्कुल इन्फिनिटी तक जा रहा है। ठीक है, अब इस केस की बात करें तो इस केस में हम लिख सकते हैं हमारा बाउंड्री कंडीशन x इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, और इसमें हमारा क्या हो गया, u x इक्वल टू 8 है ना, और y। ठीक है, और ये इक्वल टू 0। ठीक है, अब आते हैं हमारे आगे के क्वेश्चन के ऊपर। इफ़ द टेम्परेचर अलोंग वन शॉर्ट एज y इक्वल टू 0 इज गिवन। ठीक है, तो y इक्वल टू 0 कौन सा लाइन होगा, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 तो ये लाइन होता है एक्स एक्सिस वाला लाइन, इसको y इक्वल टू 0 बोलते हैं क्योंकि इसमें y कुछ नहीं होता ऊपर की तरफ, तो सिर्फ इसको हम लोग y इक्वल टू 0 बोलते हैं, मतलब ये वाला लाइन। तो ये लाइन हुआ y इक्वल टू 0 और हमें y इक्वल टू 0 पे हमें वैल्यू क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, जैसे अब y 0 है तो हम बोल सकते हैं कि ये हो गया हमारा u x कॉमा 0 और इसका वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 100 साइन पाई बाई 8x। ठीक है, जो कि हमारा कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 8 तक। ठीक है, x जो है वो 0 से 8 तक जा रहा है y इक्वल टू 0 में। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। वाइल टू लॉन्ग एज x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 8 एज वेल एज अदर शॉर्ट एज आर केप्ट एट 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे हमें केप्ट है ये 0 से 8 वाला। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पे केप्ट है ये, और फिर ये x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 8, 0 डिग्री सेल्सियस पे है, तो u जो है हमारा टेम्परेचर उसको 0 के ऊपर लिखा है मैंने। ठीक है, अब हम बात करते हैं सो डैट द स्टेडी स्टेट टेम्परेचर एट एनी पॉइंट ऑफ प्लेट इज गिवन बाय। मतलब हमें अब इस कंडीशन को, जो डायग्राम बना है हमारे पास, उसको यूज़ करके हमें
ये प्रूफ करना है, हमें ये दिखाना है कि हमारा ये वाला टेम्परेचर आना चाहिए, स्टेडी स्टेट टेम्परेचर, ठीक है। तो स्टेडी स्टेट टेम्परेचर की बात कर दिया, तो स्टेडी स्टेट की जहाँ पे बात हुई वहाँ पे हमें समझ में आ जाना चाहिए कि लैपलास इक्वेशन लगाना है, ठीक है। क्वेश्चन में स्टेडी स्टेट बोल दिया तो लैपलास, इंट्रोडक्शन लेक्चर में हम लोग यही समझे हैं स्टेडी स्टेट कंडीशन में क्या होता है, हीट इक्वेशन, इसमें हीट इंसुलेशन वगैरह की बात हुई है, और स्टेडी स्टेट की बात हो गई मतलब हीट का सेकंड टू डायमेंशनल इक्वेशन में हमने स्टेडी स्टेट बोला तो हमारे पास एक फार्मूला आता है जो मैंने लास्ट लेक्चर में अच्छे से समझाया आप लोगों को, ठीक है। तो हम इसका आप सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट डायग्राम से हम लोग समझ गए हैं, लेट यू एक्स कॉमा वाई बी द टेम्परेचर in steady state is given by, जो कि हमारा वैल्यू है डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर फिर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई, ये क्या है हमारा इक्वल टू, ये हो गया हमारा 0, यहाँ पे वाई स्क्वायर होगा, ठीक है। और इसको हम बोल देंगे हमारा फर्स्ट इक्वेशन, नाम दे दिया। अब हम बाउंड्री कंडीशन की बात करते हैं, इसमें हमारा जो 4 बाउंड्री कंडीशन बना है वो हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, मैं बाउंड्री कंडीशन को नेक्स्ट पेज में लिख देता हूँ। तो अब हम आते हैं हमारे बाउंड्री कंडीशन के अंदर, अंडर बाउंड्री, बस डायग्राम समझाने के लिए था। और अभी देखना बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही ईजिली हम लोग, क्योंकि अभी इतने सारे लेक्चर देख रखे हैं, सिमिलर चीज़ें होने वाली है फिर से, तो ये बहुत ही ईजी लगने वाला है आप लोगों को, और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी होता है ये। तो अभी देखते हैं कैसे होता है। देखो पहले हमने क्या किया था, y को कांस्टेंट रखा था और x क्या है 0 से 8 है, ठीक है। बाउंड्री कंडीशन में डायग्राम में मैंने वो दिखा दिया आपको एक बार। और फिर x कांस्टेंट है और y किस में चेंज हो रहा है, एक तो y इन्फिनिटी पे है और ये इक्वल टू 0 है। और क्वेश्चन में हमें x और y इक्वल टू 0 पे हमें क्या दे रखा है, टेम्परेचर। देखो 0 डिग्री सेल्सियस तो हमें 0 8 वाले कंडीशन ये सब में दे रखा है इन्फिनिटी वाले में, लेकिन हमें y इक्वल टू 0 वाले केस में क्वेश्चन में हमें दे रखा है 100 साइन, ये देखो यहाँ दिख रहा है आप लोगों को ऊपर में कोने में, ठीक है। तो यहाँ पे हमें साइन पाई अपॉन 8x, ठीक है, ये वैल्यू हमें पता है, ठीक है। अब हम लोग इस बाउंड्री कंडीशन का इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। ये 4 बाउंड्री कंडीशन हम लोग अप्लाई करेंगे फार्मूला में और फिर हम लोग ईजिली फाइंड आउट कर पाएंगे हमारे वैल्यूज़ को, ठीक है। तो हम बात करते हैं नाउ द सॉल्यूशन ऑफ लैपलास इक्वेशन आर। देखो इससे पहले की जो लेक्चर था उसके अंदर पहला इक्वेशन बना था जब k इक्वल टू 0 था, जिसके अंदर साइन कॉस जैसा कोई टर्म नहीं था, वो मैंने क्लियरली बोल दिया था वो बिल्कुल कहीं भी यूज़ नहीं होने वाला, तो उसको तो मैंने कैंसिल कर दिया था और 2 इक्वेशन लिखा था मैंने, ठीक है। पहला इक्वेशन जो था वो तो यूज़ में नहीं आया था, और दूसरा इक्वेशन था जब हमारा k पॉजिटिव था तो वो था u(x(y) इक्वल टू c1 e टू द पावर px प्लस c2 e टू द पावर माइनस px, और ये हो गया मेरा c3 cos py प्लस c4 sin py, ठीक है, ये चीज़ था। और जो के निगेटिव लिए थे उसके लिए मैंने बोला था कि इन दोनों में से कोई एक इक्वेशन हम लोग चूज़ कर रहे होंगे हमारे बाउंड्री कंडीशन के हिसाब से, जैसा बाउंड्री कंडीशन दिया होगा उस वैल्यू को लेंगे, ठीक है। तो अभी मैं पहले लिख देता हूँ फिर समझाता हूँ कि हमें इन दोनों में से किसको चूज़ करना है, जिससे हम लोग हमारा इक्वेशन लिख रहे होंगे। और एक और चीज़ जो मेरे को बताना चाहिए जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है वो ये है कि देखो जैसे k इक्वल टू 0 केस होता है यहाँ पे, एक इसके बाद का सॉल्यूशन लास्ट लेक्चर में जो मैंने k इक्वल टू 0, k इक्वल टू पी स्क्वायर, फिर k इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर, ये 3 कंडीशन लिए थे। और इसको 3 कंडीशन के बाद ये ऐसे ऐसे वैल्यूज़ को हमने CFPI निकाल के ऐसे फाइंड आउट किया था। तो देखो 10 नंबर का अगर क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट इस तरह से हम नहीं लिख सकते हैं वैल्यू को, ठीक है, तो नंबर काट लिए जाएंगे। तो अगर 10 नंबर का क्वेश्चन आता है तो हमें k का डिफरेंट वैल्यू पहले फाइंड आउट करना होगा। ये वैल्यू जो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है क्योंकि मैंने लास्ट लेक्चर में कराया था, इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट हमने वैल्यू लिख दिया है। लेकिन आप लोगों को अगर 10 नंबर का क्वेश्चन आए
तो हमें k इक्वल टू 0, k इक्वल टू p स्क्वायर और k इक्वल टू माइनस p पे तीनों पे वैल्यू निकालना पड़ेगा सॉल्यूशन के अंदर। अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है ना तो k इक्वल टू माइनस p तक निकालोगे तो 6 नंबर मिल जाएंगे तुम्हें, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने तो नहीं निकाला, लेकिन एग्जाम में अगर 5-6 नंबर पे आता है तो फिर तो डायरेक्ट फार्मूला लिखना और यूज़ कर लेना, लेकिन 10 नंबर पे आता है तो ये करना तो बिल्कुल ही कंपलसरी है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हम इन दोनों में से किसको चूज़ करें। देखो x जो है वो क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक का फंक्शन है। अब इसमें तो y ट्रिग्नोमेट्री है, इसमें हमको x ट्रिग्नोमेट्री दिख रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बाउंड्री कंडीशन को देख के हमने पता लगाया कि हमारा ये सेकंड वाला यूज होगा इसमें, ठीक है। तो अब सेकंड वाला यूज होगा तो हम यूज़ करते हैं, हम लिखते हैं we consider two solution according to given बाउंड्री कंडीशन, ठीक है। तो पुट x इक्वल टू 0 इन ये जो हमारा इक्वेशन है दूसरा वाला, ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं क्या, ये जो इक्वेशन है हमारा इसको 2 बोल दिया, ठीक है। तो इन इक्वेशन 2, ठीक है। आप x इक्वल टू 0 क्यों पुट किए तो उसके लिए हम ऊपर जाते हैं, ठीक है। हम लोग बाउंड्री कंडीशन का पहला वाला पार्ट लगा रहे हैं जिसमें x इक्वल टू 0 था पहले, ठीक है। तो जब हम x इक्वल टू 0 पुट करेंगे, इस कंडीशन का यूज़ कर रहे हैं ना, तो इसमें हमें x को 0 पुट करना होगा फर्स्ट कंडीशन लगाने के लिए, और इसका वैल्यू इक्वल टू 0 है। ये देखो ये इक्वल टू x इक्वल टू 0 और ये 0 के इक्वल है, तो हम पुट करेंगे तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना यहाँ पे 0 इक्वल टू u 0 कमा y, ये मेरा पहला बाउंड्री कंडीशन है। तो x इक्वल टू 0 जब पुट करेंगे तो ये कॉस 0 क्या होता है 1 होता है, तो c1 रह जाएगा, और यहाँ पे ये पूरा 0 हो जाएगा दूसरा टर्म, और ये टर्म मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो हम लिख देंगे यहाँ पे सिंपली c1 इंटू c3 ई टू दी पावर पी वाई, फिर प्लस c4 ई टू दी पावर माइनस पी वाई, ठीक है। ये चीज़ आ गई हमारी। अब ध्यान से ये देखो कि एक तो ये टर्म है और एक c1 टर्म है, और यहाँ 0 इक्वल, तो हम इस पूरे टर्म को या तो 0 के इक्वल बोल दें या तो c1 को 0 के इक्वल बोल दें। इस पूरे टर्म को 0 को इक्वल बोलेंगे तो ये देखो ये पूरा टर्म यहाँ दिख रहा है, इसको 0 के इक्वल बोलेंगे तो ये चीज़ तो 0 हो जाएगी, ये पूरा इक्वेशन, और ये तो हमारी जनरल इक्वेशन, इसको तो हम 0 नहीं होने दे सकते ना। तो इसके लिए हम c1 को 0 मानेंगे, c1 को 0 मानने से हमको उतना दिक्कत नहीं होगा। मतलब c1 को अगर 0 मानते हो तो ये टर्म 0 हो जाएगा, लेकिन ये पूरा टर्म तो 0 नहीं होगा ना, सॉल्यूशन तो मिलेगा, मुझे सॉल्यूशन तो मिलना चाहिए ना। अगर सॉल्यूशन ही नहीं मिला तो फिर सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं बनता, तो फिर हमें यहाँ पे c1 को 0 के इक्वल मानना पड़ेगा। और ऐसी सिमिलर चीज़ें हम पहली बार नहीं कर रहे, इससे पहले कई बार कर चुके हैं, तो काफ़ी फ्रेंडली हो गए आप इस तरह के सॉल्यूशन के साथ, तो मुझे नहीं लगता उतनी दिक्कत आनी चाहिए। और जो ये है हमारा दूसरा वाला पार्ट ई पावर माइनस पी वाई, ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। अब इसको कर देते हैं बॉक्स में, और हमें c1 इक्वल टू 0 पता चल गया, ठीक है। अब c1 इक्वल टू 0 हो गया तो हम क्या करते हैं, c1 इक्वल टू 0 हमारा सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं, देन फिर हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो इक्वेशन 2 गिव्स, ठीक है। तो c1 को जब 0 पुट करोगे तो c1 cos px वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे c1 को 0 पुट करो तो ये पार्ट गायब हो जाएगा, तो ये पार्ट को गायब हो जाए करके हम यहाँ पे लिखते हैं ux, y, और ये इक्वल टू हो गया हमारा c2 साइन px, ठीक है। और इसके बाद हम बात करते हैं हमारा c3 ई टू द पावर पी वाई, फिर प्लस c4 ई टू द पावर माइनस पी वाई, ये चीज़ यहाँ पे आ गई, और ये आ गया हमारा इक्वेशन थर्ड, नाम दे दिया हमने इसको, ठीक है। तो हमें c1 का वैल्यू 0 पता लग गया, तो हमने इस तरह से सब्सटीट्यूट कर दिया और ये इक्वेशन थर्ड हो गया। अब पहला बाउंड्री कंडीशन का सॉल्यूशन आ गया हमारे पास, जिसको हमने थर्ड इक्वेशन बोला। अब दूसरा बाउंड्री कंडीशन जब x इक्वल टू 8 था, ठीक है, तो पुट x इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 3, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये वाले पार्ट को थोड़ा सा कलर कर देते हैं, ठीक है। तो अब हमें सेकेंड बाउंड्री कंडीशन हमने यूज़ किया, इसमें हम लिखेंगे हमारा 0 इक्वल टू 8 y, ठीक है। और ये इक्वल टू हो जाएगा हमारा क्या, हमें x की जगह 8 पुट करना है बस, तो c2, ये साइन पी एक्स है ना, c2 साइन p और x क्या है 8 है, तो लिख दिया p8 हो गया।
अब हम बात करते हैं इसके बारे में। तो ये C3, इसमें x का टर्म नहीं है तो ये डायरेक्टली सेम ऐसे ही लिख देंगे जैसा है, क्योंकि इसमें x का कोई टर्म तो है नहीं, तो कोई चेंजेस नहीं होंगे इसमें। तो ये हमने इसको ऐसे लिख दिया, और हमने ऑलरेडी इस चीज़ को नॉट इक्वल टू जीरो बोल रखा है कि ये वाला पार्ट तो हमारा नॉट इक्वल टू जीरो होगा। ये देखो यहाँ पे, तो हम इसमें इस पार्ट को नॉट इक्वल टू जीरो बोलेंगे। ये जीरो के इक्वल नहीं हो सकता है, क्योंकि ये देखो ये पूरा टर्म का वैल्यू जीरो है ना, तो ये वाला चीज़ तो जीरो नहीं हो सकता। और C2 को हम जीरो नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि C1 ऑलरेडी जीरो है। अब C1 भी जीरो हो जाएगा, C2 भी जीरो हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म भी जीरो हो जाएगा ना। फिर से क्या होगा, फिर से हमें सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, लेकिन हमें सॉल्यूशन तो चाहिए ना। तो उसके लिए हम साइन P8 को जीरो करना पसंद करेंगे, ठीक है। और वही बात है कि ऐसी चीज़ें हमने सिमिलर चीज़ें कई बार देख रखी है, तो मुझे नहीं लगता कि इन सब में आपको ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ रहा होगा अभी, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग दिमाग लगा चुके हो ये सब चीज़ों को समझने में। तो ये हो गया हमारा साइन n पाई, तो ये साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो हम बोल सकते हैं हमारा 8p इक्वल टू n पाई, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब हम p इक्वल टू बोल सकते हैं n पाई अपॉन 8, ठीक है। ऐसा हमने बोल दिया n पाई अपॉन 8। अब क्या होगा, ये n जो है ये हमारा बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। अब ये हो गया हमारा, ये चीज़ तो आप लोग समझ गए। और यहाँ पे क्या था, C2 नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। और क्यों होना चाहिए नॉट इक्वल टू जीरो, मैंने बता दिया, हमने साइन P को जीरो लिया है, ठीक है, साइन 8p को। अब ये चीज़ भी समझ गया। अब हम आते हैं हमारा P जो है उसको, जो हमने P वैल्यू निकाला है बाउंड्री कंडीशन को सॉल्व करने के लिए, तो अब P हमारे पास आ गया है। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर हमने इसको 3 में पुट कर देते हैं P को। तो हमारा बाउंड्री कंडीशन 2 है, जिसमें सेकेंड बाउंड्री कंडीशन है, जिसमें हमारा x 8 है, उसका हमें आंसर मिल जाएगा। तो यूजिंग इन 3, ठीक है, P का वैल्यू, तो u x, y इक्वल टू C2 साइन n पाई बाई 8 x, ठीक है, और C3 e टू द पावर n पाई बाई 8 y, फिर प्लस C4 e टू द पावर माइनस n पाई बाई 8 y, ठीक है। ये हो गया। अब इसको हम बोल देंगे, ये हमारा फोर्थ इक्वेशन आ गया, जो कि हमारा सेकेंड बाउंड्री कंडीशन का सॉल्यूशन है, ठीक है। अब बात आता है, अब आ जाते हैं हमारा थर्ड बाउंड्री कंडीशन। और थर्ड बाउंड्री कंडीशन क्या दिया हुआ है हमें, चलो हम देखते हैं ऊपर जाके। तो हमारा थर्ड बाउंड्री कंडीशन में क्या है, हमें y इक्वल टू इन्फिनिटी है, ठीक है। तो x तो x ही रह जाएगा, और थर्ड बाउंड्री कंडीशन में हमारा y इक्वल टू इन्फिनिटी है, ठीक है। तो टेक y इक्वल टू इन्फिनिटी इन इक्वेशन 4, ठीक है। तो इक्वेशन 4 में हमें y इक्वल टू इन्फिनिटी लेना है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 0 इक्वल टू u x कॉमा इन्फिनिटी इक्वल टू C2 साइन n पाई अपॉन 8x C3 e टू द पावर n पाई बाई 8y, फिर प्लस C4 e टू द पावर माइनस n पाई बाई 8y, ठीक है। इसको हमने लिख दिया। अब y में हमें इन्फिनिटी पुट करना है, ठीक है। तो y में जब इन्फिनिटी पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी मिलेगा, y इंटू समथिंग इन्फिनिटी इंटू समथिंग, तो इन्फिनिटी आएगा ना, और निगेटिव तो निगेटिव, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 1 अपॉन ई टू द पावर इन्फिनिटी, ठीक है। तो ई टू पावर इन्फिनिटी मतलब टोटल इन्फिनिटी हो गया, ठीक है। किसी भी चीज़ के पावर इन्फिनिटी करोगे तो इन्फिनिटी हो, 2 के पावर इन्फिनिटी, तो ई की पावर इन्फिनिटी, ये भी मैथमेटिक्स में एक वैल्यू होती है इसकी, तो ई की पावर इन्फिनिटी क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया। तो जैसे 1/2 की है तो हमारा वैल्यू क्या आता है 0.5। अब इस वैल्यू को बढ़ा के 10 कर देते हैं, ठीक है। तो 10 कर दिया तो हमें क्या मिलता है वैल्यू, 0.5 था, 1 जब नीचे 2 था, अब 10 था, तो हमें क्या मिलेगा 0.1 मिलेगा। क्या हुआ, 0 पॉइंट ज़्यादा था फिर कम हो गया, मतलब नीचे का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रहा है वैल्यू कम हो रहा है। तो अब यहाँ पे हम बोलेंगे 20, ठीक है। तो अब यहाँ पे 20 हो गया, तो हमें क्या वैल्यू मिलेगा, यहाँ पे 20 हो गया, तो हमें 1 को जैसे 2 से किया तो ये आ गया 0.5, और यहाँ पे एक और 0 है, जिस वजह से क्या बन जाएगा हमारा 0.05, ठीक है। तो क्या होता जा रहा है, जैसे जैसे नीचे का वैल्यू बढ़ रहा है वैसे वैसे यहाँ पे वैल्यू कम होता जा रहा है, 0.05 आ गया, ठीक है। तो आप सोचो कि 20 पे इसका
0.05 आ रहा है, तो इन्फिनिटी 1/∞ पे क्या आएगा, 0.000000000 ऐसे पॉइंट ऐसे 1 आएगा, तो 0 के बराबर ही हुआ ना एक तरह से। तो 1/e∞ हमें 0 वैल्यू देता है, ठीक है। और यहाँ पे e∞ आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं है ना, तो e∞ मतलब इन्फिनिटी। तो C3 इंटू इन्फिनिटी क्या हो गया, इन्फिनिटी, मतलब ये पूरा टर्म इन्फिनिटी के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये टर्म इन्फिनिटी के साथ, तो क्या हो गया, ये पूरा टर्म इन्फिनिटी हो गया, लेकिन क्या है, ये इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो अब इस चीज़ को कैसे ठीक करें भाई, ये तो वैल्यू इन्फिनिटी दे रहा है और यहाँ पे इक्वल टू 0 करना है हमें, तो इसका एक ही रास्ता है, अगर हम C3 को 0 कर दिए तो ये टर्म ही नहीं रहेगा, ये टर्म नहीं रहेगा तो हमें इन्फिनिटी वाला कंडीशन ही नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं हमारा ये कि यहाँ पे हमने y इक्वल टू इन्फिनिटी सब्सटीट्यूट किया तो तभी सेटिस्फाई होगा, विच इज सेटिस्फाइड ओनली व्हेन C3 इक्वल टू 0, मतलब जब C3 इक्वल टू 0 होगा तभी हमको सेटिस्फाई करेगा हमारा ये कंडीशन। तो फ्रॉम 4 हम क्या बोलेंगे, जब C3 को हम 0 पुट किए तो हमें क्या वैल्यू मिला, तो u x, y इक्वल टू C2 C4 साइन n पाई 8 x e टू द पावर माइनस n पाई 8, ठीक है। और ये क्या है हमारा, ये इंटू पावर में y है, ठीक है। तो हमें हमारा ये वैल्यू मिल गया जब हमने C3 को 0 पुट करा, 0 पुट करते ही ये C2 C4 मल्टीप्लाई हो गया और ये e की पावर माइनस n पाई बाई 8 y मल्टीप्लाई हो गया, और इसको हम बोलेंगे हमारा फिफ्थ इक्वेशन, जो कि क्या है, हमारा थर्ड बाउंड्री कंडीशन का सॉल्यूशन है, ठीक है। अब हमारे पास लास्ट बाउंड्री कंडीशन बचता है फोर्थ, ठीक है। तो बस हम लोग आंसर के बहुत करीब हैं, हम लोग लास्ट बाउंड्री कंडीशन पे आ गए हैं। तो y क्या है, 0 है, और y इक्वल टू 0 पे हमें ये दिया हुआ है, अब तक 0 दे रखा था, अब इस बार ये दिया हुआ है, तो y इक्वल टू 0 पे भी चेक कर लेते हैं बाउंड्री कंडीशन को। तो टेक y इक्वल टू 0 इन 5, ठीक है। तो फिफ्थ इक्वेशन में हम y इक्वल टू क्या किए, 0 को ले लिए, ठीक है। अब y इक्वल टू 0 जब लिए तो y इक्वल टू 0 पे पहली बात तो हमें वैल्यू कितना दिया हुआ है, 100 साइन पाई बाई 8 x, ठीक है। और वो किस पे दिया हुआ, y इक्वल टू 0 पे, तो x तो रहेगा और ये y इक्वल टू 0 लिख दिया मैंने। अब ये क्या है हमारे पास, तो यहाँ पे देखो C2 इंटू C4, तो लेट, इसको जनरल फॉर्म में लिख रहा हूँ बस, C2 इंटू C4 को बस लेट मान लिया बस कि ये bn है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं bn साइन, ठीक है, bn साइन n पाई बाई 8 इंटू क्या हो जाएगा, n पाई बाई 8 इंटू एक्स, ठीक है। और यहाँ पे देखो y को जब हम 0 पुट किए तो e की पावर 0 मतलब 1, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 1 हो जाएगा, जो कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे, तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब कंपेयर करो इन दोनों में से, ठीक है, तो कंपेयर करोगे तो यहाँ आप लोग को दिख रहा है कि bn का वैल्यू 100 हो गया, ठीक है, और ये पाई बाई 8 इंटू एक्स है, और यहाँ पे पाई बाई 8 इंटू एक्स, मतलब n का वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। तो ऑन कंपेयर करने पे हमें क्या मिला, हमें मिला bn इक्वल टू 100 n इक्वल टू 1, ठीक है। bn हमें 100 मिला और n 1 मिला, ठीक है। तो इन दोनों को हम इक्वेशन नंबर 5 में डालेंगे, जो कि अब तक करते आए हैं, और जैसे ही 5 में डालते हैं हमें फोर्थ वाले फॉर्म का भी हमें क्या मिलेगा, फोर्थ बाउंड्री का भी, चौथा जो बाउंड्री कंडीशन है उसका भी सोल्यूशन मिल जाएगा। अब तक यही तो करते आए हैं। तो फिफ्थ वाले इक्वेशन में हम क्या करते हैं, हम इन दोनों वैल्यू को पुट करते हैं और हमारा लास्ट जो बाउंड्री है उसको भी लिख देते हैं। तो u x, y क्या मिलेगा, हम bn मतलब C2 इंटू C4, ठीक है। तो C2 इंटू C4 को हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे 100, और यहाँ पे क्या है, साइन n पाई बाई 8 इंटू एक्स है ना, तो यहाँ पे 1 डाल दिया ना n की जगह, तो पाई बाई 8 इंटू एक्स, और यहाँ पे क्या था, e की पावर माइनस n पाई बाई 8 इंटू वाई, तो n का वैल्यू क्या दिया, 1 डाल दिया, तो ये क्या बच गया, पाई बाई 8 इंटू वाई, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन हो गया, ठीक है, और ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन। और अब क्वेश्चन में जाते हैं हमारे पास कि क्या हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा था, हाँ, तो क्वेश्चन ये था हमारा, ठीक है, इसको हमें प्रूव करना था। अब देखो आप लोगों को साफ दिख रहा है कि हमारा फाइनल सॉल्यूशन यही आया है और हमें यही चीज़ को प्रूव करना था, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत हो रही होगी आप लोग को, एक एक चीज़ मैंने अच्छे से समझा दिया है।
और देखो मतलब ईज़ी मैंने इसलिए बोला था क्योंकि कुछ नया नहीं आया, मतलब सिमिलर चीज़ें ही रिपीट हुई है। सॉल्यूशन निकालने के लिए ऐसा तो नहीं बोल सकते हम लोग कि इसमें कुछ ऐसा नया किया हम लोगों ने, बस फ़ॉर्मूला ही तो दूसरा यूज़ किया है। बाकी अब तक तो पूरे जितने भी लेक्चर कराए हैं, सब में ये वाली चीज़ें तो रिपीट ही हो रही है, ठीक है? तो ये नहीं बोल सकते बिल्कुल भी कि ये बिल्कुल नया क्वेश्चन हो गया, इसके अंदर नए स्टेप्स हैं। बिल्कुल स्टेप सब कुछ सेम है। तो इसके लिए तो बिल्कुल भी आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और अगर मेरा समझाया हुआ बिल्कुल भी आप थोड़ा-सा भी अगर आप लोगों को समझ में आया होगा, तो मेरे लिए बस इतना कर दो। मेरे इतने एफ़र्ट, इतनी मेहनत के लिए बस इतना कर दो कि आप लोग सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, और कुछ ज़्यादा ही अच्छा समझ में आया हो तो कमेंट भी कर दो, ठीक है? और दोस्तों में शेयर करो ताकि वो लोग भी इतना अच्छा क्वालिटी कंटेंट का लाभ उठा सकें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।